स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर क्या है? हमने रिव्यू जो है वो स्टार्ट किया हुआ था थर्मोडायनेमिक्स का, तो उसके अंदर लास्ट टाइम जो है वो हमने मैक्सवेल रिलेशंस और उससे रिलेटेड टीडीएस इक्वेशंस जो हैं उनको स्टडी किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको स्टडी किया था। तो आज जो है वो हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको स्टडी करना है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या बताता है। तो बेसिकली जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एक्चुअली डिस्क्राइब करता है लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी को, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है उस इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी है वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है। एंट्रोपी ने में क्योंकि इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टूवर्ड डिसऑर्डर, तो जब आप डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो इस लॉ को अगर हम डिफाइन करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो एंट्रोपी है किसी प्योर सॉलिड या लिक्विड की, द एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉलिड or liquid at absolute zero एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर, जिसको कि हम कहते हैं 0 डिग्री केल्विन। यानी कि T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। तो इस लॉ के मुताबिक जो एंट्रोपी है किसी प्योर सॉलिड या लिक्विड की वो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी, ठीक है जी। सॉरी इधर आ गए, ये भी लेकर T इज ज़ीरो, वो ज़ीरो यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ज़ीरो की एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो का तो आपको पता होगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर, और ये वो टेम्परेचर है कि जो अभी तक अचीव नहीं हुआ। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर जो है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ। और अगर सपोज करें, ये हम हाइपोथेटिकली ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि जो हम अगर पहुंच जाते हैं, यानी कि इफ़ वी विल अटेन 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, देन इट मीन्स एट दिस टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ लिक्विड और सॉलिड विल बी इक्वल टू 0। तो वो 0 के बराबर हो जाएगी। 0 के बराबर होगी तो इसका मतलब है कि फिर तो डिसऑर्डर हुआ ही ना, वो तो एंट्रोपी बढ़ेगी तो डिसऑर्डर जो है वो बढ़ेगा। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर जो है इसको हासिल करने की बड़ी कोशिश की जा रही है अभी तक। उसकी वजह यह है कि ताकि हमारी डिसऑर्डर से जान छूट जाए, और जब आपकी डिसऑर्डर से जान छूट जाएगी तो फिर आप जो एनर्जी है उसको आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक बहुत लो टेम्परेचर तक साइंटिस्ट गए हैं, लेकिन अभी तक 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो है वो अचीव नहीं हुआ। अगर 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर अचीव हो जाए तो फिर ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये वैसे ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, समझ आ रही बात, ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक साइंटिस्ट था नर्नेस्ट,
उसने पहली दफा इस फैक्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, दिस फैक्ट was discovered by नर्नेस्ट। इसीलिए हम इसको नर्नेस्ट थ्योरम का नाम भी देते हैं। सो इट इज आल्सो नोन एज नर्नेस्ट थ्योरम। यानी कि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये नर्नेस्ट थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब हमने ज़रा इसको प्रूफ करके देखना है कि ये हमारे पास कैसे निकलता है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ जो है वो यूज करें तो पहला लॉ जो है वो क्या कहता है कि डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही होता है पहला लॉ। ठीक है, इसके अंदर जो है वो आप डी क्यू जो है दैट इज इक्वल टू डी यू डी डब्ल्यू की वैल्यू रखते हैं तो वो पी डी वी के बराबर होगा, और डी क्यू जो है ये टी डी एस के बराबर होगा, जो एंट्रोपी का रिलेशन है। डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो ये हो जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको आप कोई इक्वेशन नंबर 1 का नाम जो है वो दे दें। अब इसके अंदर जो हमारे पास U है ये इंटरनल एनर्जी है, S इंट्रॉपी है, और एक और फंक्शन हम डिफाइन करेंगे F। ठीक है, F जो होती है वो आपके पास फ्री एनर्जी होती है। तो मैं एक और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करता हूँ, F इज इक्वल टू U माइनस टी एस। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये कोई इक्वेशन A है। U इंटरनल एनर्जी, T टेम्परेचर, S इंट्रॉपी, F फ्री एनर्जी। ठीक है, ये इक्वेशन आप पहले थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जब आपने पढ़े थे तो पिछले लेक्चर के अंदर आप इस इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं इसका डी एफ ले लूँ तो डी एफ डी यू माइनस डी टी एस ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब इसके अंदर अगर मैं टी डी एस की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 से, तो डी एफ इज इक्वल टू डी यू प्लस डी यू प्लस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो ये हमारे पास जो है, सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पर और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में इधर प्लस पी डी वी आएगा। तो ये पी डी वी इस पी डी वी से कैंसिल हो जाएगा, और मैं क्या गलती कर रहा हूँ, एक मिनट दोबारा से। अच्छा जी, डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी।
तो ये आ जाएगा डी एफ डी यू माइनस डी यू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो ये डी यू से कैंसिल हो जाएगा, तो डी एफ माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये जो एफ है फ्री एनर्जी, ये फंक्शन है वी और टी का, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसका अब अगर मैं डिफरेंशियल ले लूं, तो डिफरेंशियल लूंगा तो ये आ जाएगा डी एफ इज इक्वल टू करली एफ ओवर करली वी इंटू टी प्लस डी वी, इसको ये चेंज कर लें, ये वी कर लें, ये टी कर लें, डी वी प्लस करली एफ ओवर करली टी इंटू वी, और ये आ जाएगा डी टी। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, उसका मैंने जो है वो क्या ले लिया, डिफरेंशियल ले लिया। अब आप जो ये डी एफ वाली इक्वेशन आई है और जो आपके पास इक्वेशन है डी एफ की हमने ये इक्वेशन निकाली, यानी कि 2 और 3 जो है इसको आपस में कंपेयर करें। कंपेयर 2 एंड 3, 2 और 3 जो है इसको आप कंपेयर करें, तो 2 और 3 को जब कंपेयर करेंगे तो करली एफ ओवर करली टी, करली एफ ओवर करली वी इंटू टी इज इक्वल टू माइनस पी के बराबर आएगा, और करली एफ ओवर करली टी इंटू वी जो है वो माइनस एस के बराबर आएगा। अब ये जो एस की वैल्यू है इसको इक्वेशन ए के अंदर सब्स्टिट्यूट कर। ठीक है, एस की वैल्यू को माइनस एस वैल्यू जो है इसको इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करें तो एफ हमारे पास आ जाएगा यू प्लस करली एफ ओवर करली टी वी। इसको क्या दें, ये इक्वेशन नंबर 5। तो प्लांक जो है उसने ये प्रूव किया था, प्लांक साइंटिस्ट का आपको पता है कि अगर T 0 हो, यानी कि T टेम्परेचर जो है वो अप्रोच कर रहा हो 0 की तरफ, इफ T अप्रोचेस टू 0, टेम्परेचर 0 की तरफ जा रहा हो, तो अगर ये केस हो तो फिर F और U यानी कि इंटरनल एनर्जी और फ्री एनर्जी एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। लेकिन किस लिमिट में, अगर टेम्परेचर जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लिमिट T गोज टू 0 F ऑफ T इज इक्वल टू लिमिट T गोज टू 0 F ऑफ U। ये एक दूसरे के बराबर है। जी क्या गए, इक्वेशन नंबर 5 में क्या होगा, क्या आएगा इसके अंदर, टी आएगा। समझा नहीं बात। नहीं है तो इक्वेशन नंबर 5 तुम्हारे पास आई है ना, हमने इनको कंपेयर किया 2 और 3 को। देखे ना, आप इसको कंपेयर करें, ये 3 है ना आपके पास, तो 2 किधर है आपके पास, 2 आपके पास ये है,
तो ये डी वी है ये, तो पी आपके पास माइनस कर लिया एफ ओवर कर ली वी आ गया। अब यहाँ पे ये एस डी टी है और इस जगह पर ये डी टी है, तो ये माइनस एस कर लिया एफ ओवर कर ली टी वी के बराबर आ जाएगा। उसके बाद जो मैंने ये इक्वेशन पुट की है, ये जो एफ वाली मैंने इक्वेशन लिखी थी यू माइनस टी एस, उसके अंदर टी, अच्छा हो अच्छा ठीक 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 है, वो टी आ रहा है सर, राइट, यस टी आएगा। अब ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो है ये एक दूसरे के बराबर हो गए, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एफ जो है वो u के बराबर है एट t गोज टू 0। अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है 5, इस इक्वेशन को मैं अगर लिखूं, इसको रीअरेंज कर लूं इस इक्वेशन को, तो करली एफ ओवर करली टी वी जो है ये मेरे पास आ जाएगा एफ माइनस यू ओवर टी। अब यहां पर भी आप लिमिट ले लें टी 0 के ऊपर, ठीक है, तो लिमिट t goes to 0 करली f ओवर करली t v इज इक्वल टू लिमिट t goes to 0 f माइनस u ओवर t। तो अब आप देखें कि हमने क्या कहा, अगर t 0 हो तो फिर f u के बराबर होता है, यही बात की है ना आपने। अगर t 0 को अप्रोच कर रहा हो तो फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर f की जगह पर u पुट कर सकता हूँ या u की जगह पर f जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि लिमिट t गोज टू 0 करली f ओवर करली t v लिमिट t गोज टू 0 u माइनस u ओवर t। तो ये तो कैंसल हो गए, दैट इज इक्वल टू 0। अब करली एफ ओवर करली टी माइनस एस के बराबर है, ठीक है जी। करली एफ ओवर करली टी जो है वो किसके बराबर है, माइनस एस के। तो इसका मतलब है कि लिमिट t गोज टू 0 माइनस एस इज इक्वल टू 0। तो यानी कि लिमिट t गोज टू 0 s इज इक्वल टू 0। तो t 0 के ऊपर एंट्रॉपी किसके बराबर निकल आई, 0 के, विच इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा जी, अब हमें नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है वो देखना है रिस्पांस फंक्शन, तो इसी से रिलेटेड है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। तो रिस्पांस फंक्शन जो है, कंसिडर करें एक रिवर्सिबल चेंज आती है हॉलमर्स फ्री एनर्जी एफ के अंदर, जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं आप उनको कांस्टेंट जो है वो रखते हैं, ठीक है। कंसिडर
ए स्मॉल रिवर्सिबल change in free energy F। एक रिवर्सिबल आती है चेंज इस फ्री एनर्जी F के अंदर, इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर केप्ट कांस्टेंट। जहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि उनको चेंज हम नहीं करते। तो ये चेंज जो है इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, सच चेंज कैन बी रिटन एज, इस चेंज को आप लिख सकते हैं कि डी एफ माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो यहाँ पर हमें पता है कि P जो है वो माइनस करली एफ ओवर करली वी टी के बराबर होता है, और S जो है वो करली एफ ओवर करली टी वी के बराबर होता है। ये भी पीछे हमने कैलकुलेट की। अब यहाँ पर एक मैं एक्सप्रेशन यूज करूंगा फ्री एनर्जी का कि F इज इक्वल टू माइनस के बी टी लॉग ऑफ जेड। यहां पर F तो फ्री एनर्जी है, के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, लेकिन Z जो है ये एक नई चीज आप लोगों के लिए, इसको कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। ये भी मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा आगे इस पार्टीशन फंक्शन की, लेकिन यहां पर ये Z जो इसके अंदर आ रहा है इसको कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। बेसिकली पार्टीशन फंक्शन जो होता है इसका काम होता है किसी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको डिस्क्राइब करना। यानी कि अगर आपने किसी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करना है, चाहे वो पॉइजनियन है, गाजियन है, फर्मी डिराक है, बोल्ट्जमैन है, बोध-आइंस्टाइन है, किसी किस्म की स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमेशा वो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन खैर अभी हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो इंट्रॉपी है इसको हम फाइंड कर सकते हैं प्रेशर और फ्री एनर्जी की मदद से। तो अगर मैं प्रेशर जो है उसको कैलकुलेट करूँ, यानी कि मैं क्योंकि P जो है दैट इज इक्वल टू के बी करली T log ऑफ Z डिवाइड बाई करली V इंटू T। इसी तरह S को लिखूं के बी करली T log ऑफ Z डिवाइडेड बाई करली T इंटू V। तो ये अब मैंने क्या किया कि इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ये मैं अभी आगे इनको कैलकुलेट करूंगा। मैंने अभी ये डायरेक्ट यहाँ पर ये वाले फार्मूले जो हैं वो लिख दिए हैं, ठीक है। प्रेशर और एंट्रोपी का किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब जो आइसोथर्मल
कंप्रेसिबिलिटी होती है उसको हम लिख सकते हैं 1/k इज इक्वल टू -v करली p ओवर करली v इंटू टी। और इसके अंदर अगर p की वैल्यू रख दें तो ये v आ जाएगा करली स्क्वायर f ओवर करली v स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंप्रेसिबिलिटी है वो जो सेकंड डेरिवेटिव है फ्री एनर्जी का उसके प्रोपोर्शनल है। तो अब जो हीट कैपेसिटी है आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वो हमारे पास होती है सी वी इज इक्वल टू टी करली एस ओवर करली टी इंटू वी। और इसको अगर फ्री एनर्जी की फॉर्म में लिखूं तो ये माइनस टी करली स्क्वायर एफ ओवर करली टी स्क्वायर इंटू वी। इसी तरह एवरेज इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू के बी टी स्क्वायर करली लॉग ऑफ Z ओवर करली टी इंटू वी। ये सारे मैं डायरेक्ट फार्मूले लिख रहा हूं अभी। जो पार्टीशन फंक्शन है रिस्पांस फंक्शन है उसकी फॉर्म में। अब पार्टीशन फंक्शन जो ये जिसकी Z की हम बात कर रहे हैं जिसको हम रिस्पांस फंक्शन भी कहते हैं। अब सपोज करें कि हमने इसको कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि 2 नॉट डिजरेट क्वांटम स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जीज E और माइनस E है। कंसिडर ए सिस्टम having 2 non-degenerate quantum states with energies E and माइनस E, जिनके बाद आपके पास एनर्जी E और माइनस E है। तो अब पार्टीशन फंक्शन जो है इसका फार्मूला होता है हमारे पास E की पावर माइनस बीटा E। दिस इज द फार्मूला फॉर पार्टीशन फंक्शन। अब देखिए इसके अंदर दो स्टेट्स हैं, E की पावर माइनस बीटा E प्लस E की पावर बीटा E, क्योंकि एक नेगेटिव के साथ है एक पॉजिटिव के साथ है। ये बीटा होता है 1/kT के बराबर, तो ये Z आ जाएगा E की पावर माइनस E ओवर KT प्लस E ओवर KT। तो अब आपके पास जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है उसका मैंने अभी पीछे एक फार्मूला जो है उसको
राइट डाउन किया था कि F इज इक्वल टू माइनस के बी टी लॉग ऑफ जेड, ठीक है। इसके अंदर ये z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो F माइनस के बी टी लॉग ऑफ ई की पावर माइनस ई ओवर के टी प्लस ई की पावर के टी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ये इसका निकाल सकते हैं फ्री एनर्जी जो है, और इसी तरह फिर आगे इंट्रॉपी जो है उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इंट्रॉपी को कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको फार्मूला जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, जो अभी मैंने पीछे लिखा था फार्मूला, वो कौन सा था, S इज इक्वल टू के बी करली टी लॉग ऑफ जेड ओवर करली टी इंटू बी। यानी कि इसमें लॉग ऑफ जेड की वैल्यू रखें, लॉग ऑफ जेड की वैल्यू रख के उसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास इंट्रॉपी भी निकल आए, ठीक है। इसी तरह प्रेशर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। प्रेशर के लिए भी ये फार्मूला यूज़ करेंगे के बी करली टी लॉग ऑफ जेड ओवर करली टी करली वी इंटू टी। यहाँ पर आप इसमें पुट करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वी जो है इसको वो क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, अब हीट कैपेसिटी जो है वो भी निकल सकती है इससे। वो कैसे निकल सकती है, मैंने पीछे वो उधर हीट कैपेसिटी का फार्मूला लिखा है। यहां से आप एस निकाल लेंगे इस पार्टीशन फंक्शन को इसके अंदर पुट करके, ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर एस की वैल्यू रखेंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपके पास हीट कैपेसिटी जो है वो भी निकल आएगी। जब हीट कैपेसिटी निकल आएगी तो फिर आप इंटरनल एनर्जी, मैंने एवरेज इंटरनल एनर्जी का वो फार्मूला लिखा है, उसके अंदर इसको पुट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी निकल आएगी। लेकिन मैं यार अभी इनको कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हम बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आप पार्टीशन फंक्शन को निकाल लें किसी सिस्टम के लिए तो उससे आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर भी, इंट्रॉपी भी, इंटरनल एनर्जी भी, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ये अभी हम आगे ये वाली चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि पार्टीशन फंक्शन जो है वो इतना यूज़फुल होता है किसी भी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो ये आगे मैं करूँगा, जब इसको मैं कैनोनिकल असेंबल्स, ग्रैंड कैनोनिकल असेंबल्स, माइक्रो कैनोनिकल असेंबल्स जो हैं उनके लिए जब आप पार्टीशन फंक्शंस जो हैं वो डेवलप करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट होंगी। अच्छा, अब आप देखें कि अच्छा ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए। समटाइम्स ये होता है कि मसलन जैसे ये है ना फार्मूला, वो कहेगा इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो। अब आप इसको प्रूव करने बैठेंगे तो ये आपको 15 लाइनें जो है इसमें लिखनी पड़ेंगी। ये आपको डायरेक्ट उस प्रॉब्लम के अंदर याद होना चाहिए कि आप पार्टीशन फंक्शन लिखें सिस्टम का, डायरेक्ट इसके अंदर पुट करें और वैल्यू को कैलकुलेट करें। अच्छा, अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका पता होना हमें जरूरी है, वो है प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटीज़ के बगैर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो वो अब हम जो आगे नेक्स्ट शुरू करेंगे वो प्रोबेबिलिटीज़ को करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी जो है ये बेसिकली टर्म जो है इस्तेमाल होती है जिसको आप ये कह सकते हैं कि
किसी इवेंट के अकर करने के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंफर्म ना हो, तो हम कहते हैं कि ये इवेंट का अकर करना जो है ये क्या है, ये प्रोबेबिलिस्टिक है। मिसाल के तौर पर कल इस क्लास में कितने स्टूडेंट आएंगे, आज 10 हैं, तो आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर। हो सकता है 6 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो सकता है अकेला दानिश हो और साथ मैं हूं, बस 2 बंदे हों। क्यों जी, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज प्रोबेबिलिटी। हम सर्टन नहीं है कि व्हाट विल बी द सिचुएशन टुमारो, कल क्या होगा। इसी तरह क्रिकेट का मैच जब होता है तो उसमें जो कॉइन होता है उसको टॉस करते हैं। अब उसका हेड या टेल आना तो दोनों में से एक ही है, लेकिन आप जब तक वो नीचे गिर नहीं जाएगा आप उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो क्वांटम मैकेनिक्स तो ये कहती है कि भाई दोनों ही होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तो वैसे स्टेट जो होती है वो सुपर पोजीशन के अंदर होती है, तो क्वांटम मैकेनिक्स तो कहेगी कि इसकी दोनों साइडें ही पॉसिबल हैं। लेकिन क्लासिकल के अंदर हम ये नहीं कह सकते। क्लासिकल के अंदर या वो हेड आएगा या वो टेल आएगी, ये प्रोबेबिलिटी। इस इवेंट के बारे में आप जो है वो आपको पूरी तरह से मालूमात नहीं है। अब यहाँ पर यह भी एक एग्जाम्पल दी जा सकती है कि एक रेस हो रही है हॉर्सेस की, तो वो जो रेस हो रही है हॉर्सेस की, क्या उस रेस के अंदर कौन सा घोड़ा रेस जीतेगा, हमें नहीं पता जब तक कि उसका आउटकम नहीं आ जाता। आउटकम कब आएगा, जब रेस खत्म हो जाएगी और घोड़ा जीत जाएगा। तो जब तक रेस हो रही है आप किसी के बारे में यकीन से नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं इनमें से ये जितने 10, 12, 15 घोड़े दौड़ रहे हैं, इनमें से कोई भी दौड़ा जो है वो जीत सकता है। इसी तरह क्राइम्स जो होते हैं, मैं कोई सिटी है उसके अंदर जो क्राइम्स हैं उनके बारे में भी आप जो है वो सर्टेनिटी से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कल कौन सा क्राइम होगा, या अभी से 1 घंटे के बाद क्या होगा, या आधे घंटे के बाद क्या होगा। ये भी प्रोबेबिलिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं कि ये जितनी प्रोबेबिलिटीज होती हैं इनकी एवरेज निकाल लेते हैं, उस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। वो एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल के हम कहते हैं कि इसका एवरेज बिहेवियर जो है वो देख लेते हैं। तो अब अगर मैं इस क्लास का आज एवरेज बिहेवियर निकालूं प्रोबेबिलिटी की बेस पर, तो मेरे ख्याल में कल 1 या 2 स्टूडेंट जो हैं वो आएंगे, अगर मैं ये प्रोबेबिलिस्टिक जो है इसका एक एनालिसिस करूं तो प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर आज जो सिचुएशन। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर भी इसी तरह जो प्रेडिक्शन है वो प्रोबेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो की जाती है। अब आप सपोज करें कि एक जेल है, उस जेल के अंदर कैदी हैं। अब हम ये भी बता सकते कि एक दिन के अंदर कितने कैदी फरार हो सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, या कोई भी नहीं होगा। ये भी प्रोबेबिलिटी, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई हाँ। तो ये भी प्रोबेबिलिस्टिक है। इसकी भी एवरेज आप निकाल सकते हैं कि 1 महीने में देख लें कि एक जेल में से कितने फरार हुए हैं, उनकी एवरेज निकालें तो आपको पता लग जाएगा भाई फरार होने का ये बिहेवियर है। ठीक होगी जी बात। अब
अगर आप सपोज करें कि एक इवेंट ए है, वो अकर करता है इन टोटल नंबर ऑफ एन, ठीक है, इवेंट ए और एन टाइम्स वो अकर करता है, ठीक है। सपोज इफ वी हैव एन इवेंट ए occur in n total number n टाइम्स वो अकर करता है, n दफा एक ही तरह से इन equally likely ways। अब हम इसके अंदर अगर कहें कि कुछ सर्टन नंबर m जो है वो कंसिडर्ड करते हैं हम एक फेवरेबल टू द इवेंट, तो फिर रेशियो जो m ओवर n है उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि कोई m जो है वो उसके अंदर से फेवरेबल इवेंट जो है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा अकर कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक तरह ही हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि एंड इफ ए सर्टन नंबर m, एक सर्टन नंबर m जो है of these are considered favorable, तो इसको हम कंसिडर करें कि ये फेवरेबल है, मैं m जो है उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है टू द इवेंट। तो फिर देन द रेशो m ओवर n is called probability of success, इसको हम कहेंगे probability of success, m ओवर n जो है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी लिखनी हो किसी इवेंट की, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की वो होगी आपके पास p नंबर of ways which are favorable to the event। जो कि इवेंट के फेवरेबल हो, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबल वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली possible ways। तो दिस इज द फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। क्या है? रेशियो है नंबर ऑफ वेज विच आर फेवरेबल टू द इवेंट, जो कि इवेंट के लिए फेवरेबल है
टू द टोटल नंबर। अब फेवरेबल आप उसमें से निकालेंगे। टोटल नंबर तो n है, टोटल नंबर n है, फेवरेबल कितने हैं? m, m ओवर n। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी। ठीक होगी बात। दिस इज द फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वी विल सी के व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी। अब आप सपोज करें कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं एक डाई की जिसके के जो फेस हैं उसको 8 नंबर से मार्क किया हुआ है आपने। अब डाइस जो होती है वैसे उसके क्या होती है, नंबर 1 to 6, 8 तो नहीं होते। The number of dice are 1 to 6, 1 से 6 तक जो है वो होते हैं। अब यहां पर कोई भी फेस जो है उसको मार्क आपने 8 नहीं किया हुआ। देयर इज नो फेस मार्क विद 8। 8 से तो डाइस में तो 6 ही होते हैं ना फेसेस। 8 फेस तो 8वां तो कोई फेस नहीं होता, आपने तो कोई फेस नहीं किया। तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है फिर P कि 8 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, भाई 8 तो उसके अंदर है ही नहीं है। ठीक है, तो P नंबर 8 0/6 इज इक्वल टू 0। अब 8 तो है ही नहीं है। अब मैं कहूँ जी कि यहाँ पर औरंगजेब क्या प्रोबेबिलिटी निकाल दो, दानिश निकाल सकते हो? क्या कहोगे तुम? कहोगे 0 है, नहीं है। ठीक है, तो जब 8 नंबर है ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज 0। यहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद 1 प्रोबेबिलिटी। तो 1 प्रोबेबिलिटी कब होती है? तो 1 प्रोबेबिलिटी जो सपोज करें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं डाई की, मे कम अप विद नंबर्स विच आर लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब है कि फिर कितने होंगे? 6 होंगे। अगर लेस देन 7 है तो फिर 6 होंगे। तो जो 6 फेसेस ऑफ डाई हैं वो आप मार्क करेंगे लेस देन 7। तो लेस देन 7, तो अगर लेस देन 7 है तो फिर हर एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है ना, फिर हर एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यानी कि P नंबर लेस देन 7 से कम है तो 6/6 इज इक्वल टू 1।
अब उसके बाद आए टोटल प्रोबेबिलिटी। ये तो अब हमें यहाँ से कंसेप्ट पता लग गया कि 0 और 1 का क्या मतलब है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, अगर हमारे पास ए नंबर ऑफ केसेस हैं जिसके अंदर इवेंट अकर करते हैं और बी केसेस ऑफ नंबर्स हैं जिसके अंदर इवेंट्स फेल हो जाते हैं। ए वो हैं जिनके अंदर इवेंट्स अकर करते हैं और बी वो हैं जिनमें इवेंट्स फेल हो जाते हैं। ए क्या है? नंबर ऑफ केसेस in which the event occurs, वो केसेस के जिनके अंदर इवेंट्स जो हैं वो अकर करते हैं। उसके बाद बी, नंबर ऑफ केसेस in which events fails, जिसमें इवेंट फेल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो फिर टोटल कितने हैं? ए प्लस बी हैं। टोटल ए प्लस बी हुए ना। ए वो जिनमें कर जाता है, बी वो जिसमें नहीं करता, फेल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है ऑफ इवेंट, दैट विल बी इक्वल टू ए ओवर ए प्लस बी। ए प्लस बी में से कितने अक्कर कर रहे हैं? ए जो अक्कर कर रहे हैं, और जो फेल हो रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इवेंट बी ओवर ए प्लस बी, तो वो बी है। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो P टोटल प्रोबेबिलिटी A ओवर A प्लस बी जमा B ओवर A प्लस बी, दैट इज इक्वल टू A प्लस बी ओवर A प्लस बी 1। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ए भी हो सकते हैं और बी भी हो सकते हैं। 9, यहाँ पर जो है वो फिजिक्स के अंदर 2 तरह की प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं उनके साथ हमें डील करना पड़ता है। तो वो जो 2 तरह की प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं, नंबर 1 क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और दूसरे को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये 2 किस्म की प्रोबेबिलिटीज जो हैं इनसे हमारा वास्ता पड़ता है। तो पहले नंबर के ऊपर देखते हैं हम कि व्हाट इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो है ये क्या होती है।
पहले नंबर पर ये देखते हैं। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप कंसिडर करें एक डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स इन एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। ठीक है, कंसिडर ए डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स, एक डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स है इन एब्स्ट्रैक्ट स्पेस, किसी एब्स्ट्रैक्ट स्पेस के अंदर। मिसाल के तौर पर ये एक मैं फिगर बनाता हूँ, ये कोई स्पेस है, इसमें ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस स्पेस के अंदर। ठीक है, ये एक स्पेस है, उसके अंदर पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, these points are known as sample points। इन पॉइंट्स को हम सैंपल पॉइंट्स का नाम जो है वो देते हैं। ये एक सैंपल है, स्पेस का सैंपल है, उसके अंदर ये पॉइंट्स हैं। अब कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड का मतलब होता है कि जो एक से ज्यादा हों, उनको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स। तो कंपाउंड इवेंट्स जो हैं ये मेड अप होते हैं कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट्स के। तो कंपाउंड events are made up of collection of sample points। ये कलेक्शन होती है सैंपल पॉइंट्स की, जिसके अंदर बहुत सारे सैंपल पॉइंट्स होते हैं। तो अब जो एंटायर कलेक्शन होती है इन सैंपल पॉइंट्स की, वो एक सैंपल स्पेस को फॉर्म करती है। ठीक है, यानी कि जो पूरी कलेक्शन उन सैंपल पॉइंट्स की है, उसकी मदद से एक सैंपल स्पेस जो है वो बन जाती है। द एंटायर कलेक्शन of all sample points forms a sample space। तो वह एक सैंपल स्पेस जो है उसको फॉर्म करता है। अब जितने पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस के अंदर, उनको काउंट करें और उन्हें इक्वल प्रोबेबिलिटीज असाइन करें। ठीक है, जितने पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस में उनको काउंट करें और फिर इनको इक्वल प्रोबेबिलिटीज क्या करें आप, असाइन करें। तो यानी कि हर एक की आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब है कि इक्वल प्रोबेबिलिटीज है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास W पॉइंट्स हैं इन सैंपल स्पेस, इफ W आर द पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, अगर W जो है वो पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी जो है फिर ईच पॉइंट की, हर पॉइंट की
जो प्रोबेबिलिटी है फिर वो क्या होगी, P ऑफ I 1/W। ठीक है जी, इस W में हारने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो 1/W। अब इसकी एग्जांपल आप किस तरह ले सकते हैं, अभी मैंने जिसकी एग्जांपल दी थी कॉइन की, कि जब क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें टॉस को कॉइन करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसके अंदर आप जो इवेंट अकर करता है उसके अंदर 2 लाइकली वेज होते हैं। क्या 2 लाइकली वेज होते हैं, या वो हेड आएगा या वो टेल आएगा, ये 2 वेज हैं। जब वो आके ज़मीन पर गिरेगा तो या वो हेड होगा या वो टेल होगा। इसका मतलब है कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 50%। दोनों की प्रोबेबिलिटी आने की 50% है। ठीक है, यानी कि हम कहें कि टेल की भी 1/2 है यानी कि 50%, और हेड की भी 1/2 है यानी कि 50%। तो अगर आप कॉइन को टॉस करें n टाइम्स, अब n जो है वो कितने बहुत दफ़ा हो सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम को टॉस करें, तो अब जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2n होंगे, 2n। क्योंकि वैसे तो क्या है 1/2 है ना, लेकिन n टाइम्स कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2n। यानी कि अब जो प्रोबेबिलिटी होगी फिर वो 1/2n हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको आप कहते हैं कि दैट इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अब हमने नेक्स्ट जो देखना है इसके अंदर वो है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो सेकंड नंबर पर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है, अब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है ये बेसिकली रिलेटेड होती है विद एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ठीक है, ऑफ असाइनिंग प्रोबेबिलिटी टू इवेंट्स बाय मेजरिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस का मतलब ये होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आप उसकी बार बार रीडिंग्स लेते हैं, तो वो बार बार रीडिंग्स लेना उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप देखते हैं कि उसमें से कौन सी रीडिंग कितनी दफ़ा अक्कर होगी। मिसाल के तौर पर यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके पास रीडिंग्स आ रही हैं, मैं ऐसे सपोज कर रहा हूँ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, फिर 1.2, फिर 1.2, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.5, फिर 1.7, 1.7, 1.7, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, 1.9। अब ये इनमें जितनी जितनी दफ़ा आई हैं, रिपीट हुई हैं जो रीडिंग, वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। अगर मैं कहूँ कि जी 4 दफ़ा एक रिपीट हुई है रीडिंग, मैं कह रहा हूँ जी कि 1.2, 1.2, 1.2, 1.2 4 दफ़ा अकर हुआ है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है उसके अंदर। इसका मतलब है कि जब आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो 1.2 आ रहा है। यानी कि 1.2 वाली रीडिंग के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ आ रही है, सबसे ज़्यादा है उसके अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह
अब गेजियर मुलर काउंटर जो है, ये आपने लास्ट सेमेस्टर में शायद एक्सपेरिमेंट किया होगा। उस गेजियर मुलर काउंटर के अंदर आप जब रेडियो एक्टिव सोर्स जो है उसको रखते हैं, और रेडियो एक्टिव सोर्स को रखने के बाद हम उसके काउंट करते हैं, तो वो जो काउंट्स होते हैं वो बाद दफ़ा कुछ ऐसे भी आ रहे होते हैं कि जो सेम होते हैं। ऐसे होता है ना, वो हमारे पास तो है यहाँ पर वो एक रेडियो एक्टिव सोर्स है ही डेड है, वो जो आती है ना उसके अंदर शायद आपने चला के देखा था उसको, ऑपरेटर्स को नहीं चला के देखा था उसे, उस पर बैकग्राउंड रेडिएशन जो होते हैं उसके भी काउंट आते हैं। बेशक आपने उसके अंदर सोर्स ना रखी हो, तब भी आप उसको ऑन करेंगे तो जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बैकग्राउंड रेडिएशन होती है, और बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी होती है, लेकिन बहुत कम मकदार में, इतनी नहीं होती कि आपको वो हार्म करे। तो वो बैकग्राउंड रेडिएशन जो होती है उसके काउंट्स आते हैं, उस बैकग्राउंड रेडिएशन के काउंट्स आते हैं, लेकिन उनके अंदर भी वो जो काउंट्स आ रहे होते हैं उनमें भी कुछ रिपीट हो रहे होते हैं। वो जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो जो काउंट आते हैं उनमें वो मतलब 1 मैं सपोज कर ले तो 1 आया, 2 के बाद फिर 1 आ गया, 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 5 आ गया, इस तरह करके वो काउंट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो ये भी जो है ये क्या, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है कि कितनी दफ़ा कौन सा काउंट जो है वो अकर हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, फिर अगर हमने इसको डिफाइन करना हो तो आप कहें कि लेट n नंबर ऑफ ट्रेल्स, लेट n नंबर ऑफ ट्रेल्स measuring the डिके रेट, कि वो मेजर कर रहा है डिके रेट को ओवर टाइम एंड ni be the नंबर ऑफ इवेंट्स, और ni जो है वो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं ni be the number of times event I occurs। तो फिर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है P ऑफ I विल बी इक्वल टू लिमिट n goes to infinity n of I over n। अब ni वो इवेंट्स हैं जो जितनी दफा अकर हुए हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं n, उनमें से ni वो इवेंट्स हैं जो सिमिलर फ्रीक्वेंसी के, जो सिमिलर फ्रीक्वेंसी के इवेंट्स हैं वो वाले हैं, n टोटल नंबर है। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज जो हैं ये वेल डिफाइंड होती हैं। जब आप सेम इवेंट्स जो अकर करते हैं मैनी टाइम्स, एक जैसे इवेंट्स अकर करें मैनी टाइम आइडेंटिकल, एक जैसे हों, तो फिर ni ओवर n जो है वो टेंड्स टू दिस लिमिट जाती है। अब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी ऐसी जगह पर अकर नहीं करती जहां पर लिमिट का कोई कंसेप्ट ना हो। भाई कोई ना कोई तो लिमिट होगी ना,
कि जिसके अंदर जितनी दफ़ा इवेंट जो है वो अक्कर करेगा। अब मैंने जैसे यहाँ पर क्या लिया हुआ है, n गोज टू इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। आप n को 5 ले लें, आप n को 6 ले लें, आप n को 7 ले लें, ये क्या है, ये नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लिमिट के बगैर आप इसको डिफाइन कर सकें। यानी कि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके जो n है, कौन सा n, कैपिटल n, वो कितनी दफा। तो ये तो हमने चूंकि n को इनफाइनाइट इसलिए लिया है कि ये हम जर्नलाइज फॉर्म में इसको राइट डाउन जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक छोटा सा ये लास्ट बस ये पढ़ाने को, एक है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल a priori probability। तो जब आप इस प्रिंसिपल को समझने के लिए जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे ये माइंड में क्लियर होता है कि जब कॉइन फॉल करेगा तो यहाँ उसमें हेड आएगी या टेल आएगी। तो इसी तरह अगर हम 6 फेस्ड क्यूबिक डाइस को जो है वो थ्रो करें तो हमें ये श्योर होता है कि डाइस विद फॉल विद वन ऑफ इस 6 फेसेस। ठीक है, डाइस को आप कराते हैं तो वो डाइस जो है उसमें वो जितने फेस होते हैं उनके ऊपर लिखे होते हैं नंबर 3, 4, 5 जिस तरह। तो ये हमें यकीन होता है कि जब वो गिरेगा तो उसमें से एक तो ज़रूर आएगा। वो जब लूडो खेलते हैं तो वो छक्का जो आता है वो बड़ा पसंद होता है सबको, 6 नंबर। ठीक है, 6 जैसे क्रिकेट में 6 लगता है तो वो, लेकिन आना होता है, एक ना एक नंबर ने जो है वो ज़रूर आना है। इसी तरह सेम वे में अगर हमारे पास एक ओपन बॉक्स है, हम उसको 2 साइज इक्वल कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दें और एक स्मॉल पार्टिकल जो है वो थ्रो करें लार्ज डिस्टेंस से इस तरह कि वो इन 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर फॉल करें। मिसाल के तौर पर आपके पास ये यूं कंपार्टमेंट्स हैं, ये ए कंपार्टमेंट है, ये बी कंपार्टमेंट है। आपने थ्रो किया पार्टिकल को तो वो फॉल करता आइदर ऑफ इन दीज 2, इनमें से किसी एक में भी कर सकता है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल जो है कंपार्टमेंट में उसको हम मार्क करेंगे ए। मैं कहूँगा कि ये ए प्रोबेबिलिटी है इसमें उसके फॉल करने की। इसी तरह इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि ये फॉल करे बी के अंदर। ठीक है, जिस तरह ये ए में फॉल कर सकता है उसी तरह ये बी में भी फॉल कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इनकी ए और बी कंपार्टमेंट में फॉल करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, वो सेम, या ए में कर जाएगा या बी में पा जाएगा, एक ही बात है। तो सेम प्रोबेबिलिटी है। तो जो ये जो प्रिंसिपल है अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट्स which are equally likely known as the principle of equal a priori probability। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है इसको हम इसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इस प्रिंसिपल को जो है वो इक्वल प्रायोरी का प्रिंसिपल कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ assuming equal
probabilities for events which are likely equally which are equally likely is known as principle of equal priority. तो अब ये जो एक ही तरह की प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये उस वक्त वैलिड नहीं होगा जब आपके पास ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इनका साइज सेम ना हो। अगर सेम साइज के होंगे तो फिर जो है ये इक्वल प्रायोरिटी का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर इनका साइज डिफरेंट होगा तो फिर यानी कि एक जैसा साइज नहीं होगा तो फिर वो कंसेप्ट जो है उसको हम यहाँ पर अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। तो अब प्रायोरिटी का बेसिकली जो मीनिंग होती है वो जो होती है कि दैट समथिंग एग्जिस्ट इन आवर माइंड, जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रहा होता है प्रायर टू द इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑब्जर्वेशन वी आर गोइंग टू मेक। अब जारी बात है, आप जो कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं वो अपने माइंड से उस ऑब्जर्वेशन को कर रहे होते हैं। तो अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अगर इनका सेम साइज है, ठीक है, तो फिर इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, ये प्रायर है, इक्वल प्रोबेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर सेम साइज नहीं है तो फिर आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। अब अभी भी कुछ इसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, वो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है उनको डिस्कस करूँगा।